नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं लेके आया हूँ इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज 1.0 की तीसरी क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मॉडिफायर्स। अगर मैं मॉडिफायर्स की बात करूँ तो 80% स्टूडेंट जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छी तरीके से मॉडिफायर्स की जानकारी नहीं होती है। उसमें भी अगर मैं मॉडिफायर की आज की क्लास में बात करूँ तो मैं मिसप्लेस मॉडिफायर की चर्चा करने वाला हूँ, साथ में डैंगलिंग मॉडिफायर्स की चर्चा करने वाला हूँ। मिसप्लेस मॉडिफायर्स और डैंगलिंग मॉडिफायर से बहुत क्वालिटी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आप सीजीएल 2025 से पहले देखोगे तो बहुत कम क्वेश्चन इस सेक्शन से बनाए गए हैं, लेकिन अगर 2025 प्री के पेपर्स को देखोगे, फेज 13 के पेपर को देखोगे तो स्पेशली स्पॉट द एरर के क्वेश्चन जो है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चन है बहुत लंबे लंबे पूछे जा रहे हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स पूछे जा रहे हैं। 2025 का पेपर आप सबके पास तक नहीं होगा, सारे बच्चे उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि एसएससी ने उसे बैन कर रखा। लेकिन सारे के सारे 950 क्वेश्चन सीजीएल प्री के मेरे पास अवेलेबल हैं। उसके पैटर्न को सही से एनालाइज किया हुआ है और उस पैटर्न को देखते हुए मुझे ये समझ में आ रहा है कि सीएचएसएल मेंस, सीजीएल मेंस में बहुत क्वालिटी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक ऐसा सेक्शन हो सकता है जहां से बहुत अच्छे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन बना दिया जाए तो आप सरप्राइज हो जाओगे। ऐसे में मैंने सोचा कि अगर मुझे लास्ट के आपके 5-7% जो मार्क्स कम हो रहे हैं अगर उसको इंप्रूव कराना है तो सारे वो क्रिटिकल पॉइंट्स इस सीरीज में डिस्कस करना है। तो आज इसी वजह से मैं मिसप्लेस मॉडिफायर की चर्चा करूंगा और डैंगलिंग मॉडिफायर्स की चर्चा करूंगा। आज की क्लास शुरू करूं और इसको खत्म करूं उसके पहले इस क्लास के विषय में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। मेरी ये जो क्लास है, ये क्लास आती है जो है शाम को 7 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में आती है ताकि आपका टाइम खराब ना हो। और मैं इसे अपनी मर्जी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। अगर बीच में अगर आपको कहीं लगे कि मैं बातचीत ज़्यादा कर रहा हूँ तो आपके पास यूट्यूब पे ऑप्शन है फॉरवर्ड करने का, फास्ट फॉरवर्ड करने का, थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखने का, तो आप उसे बढ़ा के देख लीजिएगा। कुछ बच्चों के लिए जो है समय बहुत कीमती हो सकता है, बिल्कुल एग्जाम के पिक टाइम पे क्लासेस देख रहे हो तो आपके पास सुविधा रहती है, यूट्यूब के फीचर्स के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस सीरीज का कोर्स क्रिएट कर दिया है यूट्यूब पे क्योंकि नया फीचर यूट्यूब में आ गया है कि हम वहाँ पे कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल पीडीएफ वहाँ पे देने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो पीडीएफ के लिए स्टिल आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। इसकी पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगा, इसका एनोटेशन पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वो भी माई पाठशाला के टेलीग्राम पे। तो पीडीएफ की अगर बात करें, पीडीएफ आपको माई पाठशाला के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ में अगर मैं बात करूँ, ये जो क्लासेस है कब से कब तक आती है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आती है। सैटरडे संडे क्लास नहीं है। सैटरडे संडे अगर मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, मतलब नहीं लेना, अगर मंडे से फ्राइडे के बीच में अगर कोई क्लास मेरी गैप होती तो सैटरडे संडे उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तो 5 क्लासेस मैं अभी डिलीवर करूंगा क्योंकि अभी मैं एक रूटीन अपने अंदर जो है डालना चाहता हूँ ताकि मैं कंटिन्यूस आपको पढ़ा पाऊँ। उसके बाद आगे का फिर देखेंगे, एक बार रूटीन बन जाएगा तो फिर सैटरडे संडे भी देख लेंगे। सैटरडे संडे क्लास लेनी है तो उसमें भी क्लास ले लेंगे। ये सीरीज की जो है तीसरी वीडियो है। तो क्लास 1 और क्लास 2 भी इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है जिसमें मैंने टेंस कंसिस्टेंसी पहले लेक्चर में पढ़ा रखा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको जो है मैंने पढ़ा रखा है क्योंकि इस बार प्री में अगर देखोगे उन कॉम्प्लेक्स टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो छांट के मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी कवर किया। उसी तरीके से आज मॉडिफायर्स को भी कवर करूंगा, मिसप्लेस और डैंगलिंग मॉडिफायर्स को। तो चलो आज की क्लास में इंटर करते हैं और क्लास थोड़ा आराम आराम से पढ़ाऊंगा ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अगर चर्चा करें तो 80% बच्चे जो है मॉडिफायर्स के विषय में सही से जानते भी नहीं होंगे। अगर मॉडिफायर्स के विषय में सही से जानते नहीं है तो थोड़ा सा मॉडिफायर की चर्चा मैं कर देता हूँ, थोड़ी बेसिक्स बता देता हूँ। मॉडिफायर्स होता क्या है? मॉडिफायर्स को आम भाषा में या सरल भाषा में समझ लो कि मॉडिफायर्स एक शब्द हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, एक क्लॉज हो सकता है। तो जब मैं बात करता हूँ कि एक शब्द हो सकता है या फ्रेज हो सकता है या क्लॉज हो सकता है, तो सभी बच्चों को इन तीनों यूनिट की जानकारी होनी चाहिए। ज्यादातर जो बच्चे हैं उनको इस यूनिट की जानकारी तो है कि वर्ड क्या होता है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेज की तो फ्रेज भी बच्चा ईडियम फ्रेज से फ्रेज को समझता है। फ्रेज कुछ नहीं होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब एक यूनिट की तरह हम कहीं इस्तेमाल करते हैं तो उसको फ्रेज बोलते हैं। इसकी प्रॉपर मीनिंग निकलती है, प्रॉपर मीनिंग नहीं भी निकलती है। लेकिन अगर उसके एक स्टेप आगे हम बढ़ जाते हैं कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस तरीके से आप अरेंज करते हो कि वो एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में होता है तो उसे हम क्लॉज कहते हैं। अगर मैं क्लॉज की बात करूं तो क्लॉज जो होता है इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके अंदर एक सब्जेक्ट या डूअर होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट होना चाहिए, डूअर होना चाहिए। साथ में डूअर अगर कोई काम कर रहा है तो उसके काम को या उसकी बाकी जानकारी को हम प्रेडिकेट के टर्म से जानते हैं। प्रेडिकेट में सब्जेक्ट
द्वारा किए गए काम और अदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर मैं प्रेडिकेट की बात करूं तो प्रेडिकेट के अंदर मिनिमम वर्ब होता है, कम से कम में वर्ब होना चाहिए। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अलावा अदर वर्ड्स भी हो सकता है टोटल इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, अदर वर्ड्स भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं क्लॉज की सबसे छोटी जो है डेफिनेशन क्या हो सकती है कि कहीं आप एक सब्जेक्ट देखो और कहीं आप एक वर्ब देखो, तो ये जो होता है ये मिनिमम क्लॉज का पेयर बनाता है। तो जब आप सेंटेंसेस देखते हो, सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है तो उसके अंदर सिर्फ एक क्लॉज होता है। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट है और एक से ज्यादा वर्ब है तो एक से ज्यादा क्लॉज होता है। जैसे 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब है तो 2 क्लॉज होंगे, 3 सब्जेक्ट 3 वर्ब है तो 3 क्लॉज होंगे, 4 सब्जेक्ट 4 वर्ब है तो 4 क्लॉज होंगे। समझ में आया? तो ये हो गया आपका एक वर्ड, फ्रेज और क्लॉज की डेफिनेशन, जो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को जानकारी में होनी चाहिए। इसके लिए अलग से संकल्प बैच में मैंने पूरी क्लास पढ़ाई है, बेसिक्स भी पढ़ाई है। अगर आपने कवर नहीं किया है तो संकल्प बैच पूरी सीरीज प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, जाके आप संकल्प बैच में इसको देख लो। अब आते हैं थोड़ी सी बात करने के लिए, हम बात कर रहे हैं मॉडिफायर्स की कि मॉडिफायर होता क्या आम शब्द में। मॉडिफायर जो है वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, जो सेंटेंस के अंदर डाला जाता है अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्या? अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए मॉडिफायर्स का काम ही है एडिशनल इंफॉर्मेशन पास करना। एडिशनल इंफॉर्मेशन पास करना, जो आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो नाउन का इंफॉर्मेशन पास करने वाला जो वर्ड फ्रेज क्लॉज होता है उसको एग्जेक्टिव या एग्जेक्टिव फ्रेज या एग्जेक्टिव क्लॉज मॉडिफायर के नाम से जानते हैं। और वर्ब का जो मॉडिफायर होता है, चाहे वर्ड हो, चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लॉज हो, इस पे बेस ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर नटसेल उसे समझना चाहोगे छोटी सी इंफॉर्मेशन में कि बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहोगे, तो मॉडिफायर वो होते हैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं जो नाउन के अंदर या वर्ब के अंदर। लेकिन ये रिजिडली ऐसा नहीं है। एग्जेक्टिव के अंदर जो जिन शब्दों से हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो एग्जेक्टिव और जो एडवर्ब होता है मेनली मॉडिफायर की तरह काम करता है। तो अगर हम वर्ड की बात करें तो इसको हम 2 चैप्टर्स में अलग से पढ़ते हैं। एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसको हम एग्जेक्टिव बोलते हैं और दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं जिसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो ये जो वर्ड वाला सेक्शन होता है इन दोनों चैप्टर में अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। तो हमारा ज्यादा फोकस नहीं होगा आज की क्लास में, एग्जेक्टिव एडवर्ब के कुछ चीजें कवर करेंगे। लेकिन जो आज की क्लास में कवर करना है, क्योंकि एग्जेक्टिव एडवर्ब पढ़ते वक्त ये फ्रेज और क्लॉज एज ए मॉडिफायर ये छूट जाता है। इन पे आने वाले जो एरर होते हैं जब आपके सामने आते हैं तो ना आपको दिखाई देता है, ना आपको समझ में आता है, और फिर ऐसा लगता है कि शिक्षकों ने इसे पढ़ाया ही नहीं, छोड़ दिया है। तो आज हम इसी फ्रेज और क्लॉज की चर्चा करेंगे। अब एक और बेसिक जानकारी आपको मॉडिफायर्स के विषय में समझनी है। मॉडिफायर्स जो होते हैं जब किसी सेंटेंस के अंदर डाले जाते हैं तो जिस शब्द को ये मॉडिफाई करते हैं उनके समीप रखा जाता है, उनके नियर बाई रखा जाता है। नियर बाई रखने से उनकी मीनिंग सही से निकल पाती है। अगर उससे दूर रख जाए तो मीनिंग जो है डिस्टॉर्ट हो जाती है। मीनिंग क्या होती है? डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो मॉडिफायर क्या होते हैं? मॉडिफायर वर्ड, फ्रेज, क्लॉज हो सकते हैं जो सेंटेंस के अंदर रखे जाते हैं। इनका काम क्या होता है? अतिरिक्त इंफॉर्मेशन पास करना। अभी के लिए समझ लो नाउन और वर्ब की। साथ में इनको प्लेस कहां किया जाता है? इनको ज्यादातर कोशिश ये की जाती है जिन शब्दों की इंफॉर्मेशन ये पास कर रहे हैं, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों के नजदीक रखा जाए। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी बात अगर याद रहेगी तो आपको आगे समझने में मदद मिलेगी। मैं अभी एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल से सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, बात करते हैं मुद्दे की कि अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये जो मॉडिफायर्स है वो अगर क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में पूछे कि किस तरीके का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो सबसे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर की। मिसप्लेस्ड का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने एक लाइन बताया कि इन मॉडिफायर्स को ज्यादातर होता है कि जिन शब्दों को ये मॉडिफाई करते हैं उसके समीप रखा जाता है। तो समीप रखने का मतलब कई बार क्या होता है कि पहले इस्तेमाल किया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि बाद में इस्तेमाल किया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि उनके बीच में एक आध शब्द आ जाता है उसके बाद इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में मिसप्लेसमेंट मिसप्लेसमेंट करके आपसे बहुत क्वालिटी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो बहुत डिफिकल्ट भी हो जाएगा। तो ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि जो मॉडिफायर है उनको मिसप्लेस्ड अगर किया जाएगा तो क्वेश्चन क्वालिटी वाइज बनेगा, जो कि आपके CHSL मेंस और CGL मेंस में देखने को मिल सकते हैं। इस बार प्री के पेपर में भी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली क्वेश्चन चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो मिसप्लेस मॉडिफायर का मतलब प्लेस नियर द रॉन्ग वर्ड। जिस शब्द के नियर बाई रखना चाहिए उस शब्द के पास नहीं रख सकते। जब मैं मॉडिफायर कहूं तो आपके दिमाग में वर्ड, फ्रेज, क्लॉज कुछ भी आ जाए, एक साथ 3 में से कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो टाइप ऑफ एरर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, या जो और क्वालिटी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो बनाया जा सकता है डैंगलिंग मॉडिफायर से। डैंगलिंग मॉडिफायर किसको कहते हैं? इसको जरा सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं। डैंगलिंग मॉडिफायर ऐसा होता है कि आप किसी सेंटेंस को किसी फ्रेज से इंट्रोड्यूस करते हो, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट डालते हो और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब रखते हो,
और फिर अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट वगैरह सारा कुछ इधर मूव करते हो। मतलब ये दूसरा क्लॉज होता है एक तरीके से। क्या करते हैं, एक दूसरा क्लॉज रखते हो और एक फ्रेज से जो है स्टार्ट करते हो। ये फ्रेज क्या करता है, ये फ्रेज इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, इसका मॉडिफायर होता है। तो अगर किसी फ्रेज से किसी सेंटेंस का इंट्रोडक्शन हुआ है तो ध्यान रखिएगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये इस फ्रेज के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है इस फ्रेज के लिए ही आना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट इस फ्रेज के साथ मैच नहीं कर रहा है तो कहा जाता है कि ये डैंगलिंग मॉडिफायर है। डैंगलिंग मॉडिफायर का मतलब होता है डूअर सही से सेंटेंस के अंदर नहीं डाला गया है। तो ये दूसरा है, 1 बाई 1 दोनों देखेंगे। पहला है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, जिसका प्लेसमेंट सही नहीं है, यहां पे मॉडिफायर को गलत जगह रखा जाता है। और दूसरे वाले केस में आपका जो सब्जेक्ट है उसको गलत जगह रखा जाता है या रखा ही नहीं जाता है सही सब्जेक्ट। तो इन दोनों टाइप के एरर को ढूंढना है, समझना है और फिर करेक्ट करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्लास को व्यूज के बेसिस पे जज करेंगे और देन फिर इस वीडियो को देखेंगे। इस क्लास के कंटेंट की क्वालिटी को चेक कीजिए, ठीक है ना। 2015 में फेल होना और 2016 में सफल होना और वो भी टॉप पोस्ट पे सेलेक्ट होना जो है, उस टाइम की सबसे बेहतरीन पोस्ट वही थी। आज के समय में तो आना ही बंद हो गई। और ज़्यादातर ये सिलेक्शन वाली चर्चाएं शिक्षक करते रहते। सिलेक्शन वाली चर्चाएं करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कंटेंट अपने आप में थोड़े समय के बाद ये बता देगा कि भाई इस मास्टर को एग्जाम की जानकारी है कि नहीं है। मैं आपकी समझ के लिए बताना चाहता हूं कि 2015 में फेल होने के बाद रीजन इंग्लिश ही था। 2016 में जब सफल हुआ हूं तब मैंने ये समझा था कि अंग्रेजी में हिंदी भाषी बच्चों के लिए स्पेशली क्या चैलेंजेस है। फिर उसके बाद कई साल तक पढ़ाया है और अभी तक कंटिन्यूसली हूं। तो कंटेंट देख के ये समझ में आता है कि एक्चुअल डिलीवरी होनी क्या चाहिए। समझ में आई। मेरे साथ बच्चों का इस वक्त ना सही से जोड़ना का रीजन ये नहीं कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ। इसका रीजन ये है कि मैं बहुत रेगुलर यूट्यूब पे नहीं रहा हूँ पिछले 3-4 सालों में। कई बार अब कोशिश करता हूँ रेगुलर आने की, तो बच्चे मेरे साथ जुड़ नहीं पाते क्योंकि भरोसा नहीं कर पाते। बट ये शुरुआत मैंने की है कि मैं अब छोटे छोटे स्टेप्स में आपके साथ रेगुलर बना रहूंगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 18 महीने, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में बच्चों का जुड़ाव धीरे धीरे होने लगेगा। तो अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो तो कृपया इस सीरीज को सीरियसली लो, क्योंकि बहुत क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं मैं। और ये सारी चीजें जो है आपके वो आखिरी के 5-10% जो नंबर रह जाते हैं, मॉक टेस्ट में कट जाते हैं या एग्जाम में जाके कट जाते हैं, वो सारा का सारा कुछ कवर कर लेगा। चलो फिर चलते हैं आगे, मूव करते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में चलने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि देखो भैया, माई पाठशाला के ऐप पे एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, सीएचएसएस से रिलेटेड, सीपीओ से रिलेटेड बहुत स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होने का मतलब है कि आज के समय में यूट्यूब पे बहुत डेटा अवेलेबल है। मेरा भी बहुत सारा कोर्स 2-2, 3-3 बार कंप्लीट है, लेकिन वो आपको यूट्यूब पे सर्च करके भी सही से नहीं मिलता है। आज के समय में जरूरी है कि आपको अगर कोर्स कवर करना है, थ्योरी का सेक्शन कवर करना है, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस तो आता है, जितनी मर्जी है उतनी कर दो। तो माई पाठशाला ऐप पे अपने कई सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने सारे कोर्सेज एकदम बेस्ट टीचर से स्ट्रक्चर्ड करा रखे, स्ट्रक्चर करा के उनके अलग अलग कोर्सेज बना रखे। सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, स्टेनो का, और एक पास भी क्रिएट कर रखा है कि अगर आपको अलग अलग बैचेज बाई नहीं करनी हो तो आप जो है एक पास कर सकते हो। और इसके लिए आपको माई पाठशाला ऐप पे जाके विजिट करना होगा। यकीन जानो, आप इनमें से किसी भी कोर्स में इंटर करोगे और कोर्स परचेज करने के बाद जब उनकी पढ़ाई करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कोर्सेज सारे स्ट्रक्चर्ड है और बेस्ट टीचर से पढ़ाए गए हैं और आपके सब एसएससी एग्जाम के रेलेवेंसी के हिसाब से है। सब कुछ दिया गया इन बैचेज में। इनकी सारी किताबें भी है। और अगर आपको किताबों की क्वालिटी चेक करनी हो तो 29 रुपए की ई बुक आती है, कोई भी बाई करके आप उसके कंटेंट को चेक कर सकते हो कि कितना सिस्टमैटिक ढंग से उन्हें बनाया गया है। तो ये सारा जाके आप ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हो। आते हैं अच्छा पहले टाइप के एरर की तरफ। पहले टाइप के अगर एरर की बात करें तो आते हैं मिसप्लेस मॉडिफायर को लेके। ये जो है मिसप्लेस मॉडिफायर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कुछ 5 एग्जाम्पल लिए हैं इसको समझाने के लिए मिसप्लेस मॉडिफायर को, ताकि आप आसानी से समझ पाओ। और मिसप्लेस मॉडिफायर में वह वर्ड भी कवर करूंगा और फ्रेज भी कवर करूंगा। इन्हीं दो से रिलेटेड मिसप्लेस मॉडिफायर आपके एग्जाम में आता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है सी सर्व्ड। जरा ध्यान से देखिएगा, सी सर्व्ड। अब आपको यहां पे मिला, ये सब्जेक्ट मिल गया, ध्यान से देखिएगा, और ये आपको वर्ब मिल गया। सी सर्व्ड व्हाट? सैंडविचेज। क्या सर्व किया? सैंडविचेज। ये मिल गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां अपने आप में ग्रामेटिकल यूनिट पूरी हो गई। अगर मैं कुछ आगे ना लगाऊं, अगर कुछ आगे ना लिखाऊं, उसने सर्व किया, क्या सर्व किया? सैंडविच सर्व किया। अपने आप में इसकी मीनिंग पूरी हो गई। अब ध्यान से देखना, सी सर्व सैंडविचेज टू हुम। आगे एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इसको किसको सर्व किया गया। तो बच्चों को सर्व किया गया। चलो प्रीपोजिशन लगा दिया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगा दिया कि किसको सर्व किया गया? टू द चिल्ड्रेन। अब बात आती है कि ये वर्ब के विषय में एक इंफॉर्मेशन बता रहा है कि उसने सर्व किया, किसको सर्व किया? बच्चों को सर्व किया। क्या सर्व किया? सैंडविचेस
कर दिया जो है। अब ध्यान से देखो, और इसके आगे एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी है ऑन पेपर प्लेट्स, ऑन पेपर प्लेट्स। जरा इस यूनिट को ध्यान से देखिएगा जो लिखा है ऑन पेपर प्लेट्स। अगर मैं बात करूं ये क्या है, ये अगर इस पूरी यूनिट के को देखोगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका मतलब ये फ्रेज है, ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है तो आप इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हो। लेकिन ध्यान से अगर देखो कि ऑन पेपर प्लेट्स किसके लिए आया है, ऑन पेपर प्लेट्स किसके लिए आया है, ऑन पेपर प्लेट्स आया है जो सैंडविच है वो आपने परोसा है, किस में परोसा है, पेपर प्लेट में परोसा है। तो ये जो आया है वो सैंडविच की अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है, और इसका जो प्लेसमेंट किया गया है वो द चिल्ड्रन के बाजू में किया गया है। चिल्ड्रन को भी आप ये कहोगे चिल्ड्रन के बाजू में है, चिल्ड्रन को पेपर प्लेट दिया गया है, मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन पेपर प्लेट पकड़ाने से पहले सैंडविच उसमें रखी गई है, देन फिर बच्चों को पकड़ाया गया है। तो सवाल यह है कि ऑन पेपर प्लेट्स जो मेनली इस्तेमाल किया गया इस सेंटेंस के अंदर, वो इस्तेमाल किया गया है सैंडविच उसमें रखने के लिए, दिन परोसने के लिए। अगर इस सेंटेंस को कुछ हम इस तरीके से लिखें तो मीनिंग ज्यादा बेटर निकलेगी, ज्यादा बेहतर निकलेगी। तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में आ सकता है कि इसको इंप्रूव करो। सी सर्व्ड सैंडविचेस, सैंडविचेस किसमें किया है, ऑन पेपर प्लेट्स, ऑन पेपर प्लेट्स। फिर उसके बाद टू होम की बात आ जाए, टू द चिल्ड्रेन, टू द तो यहां जो एरर है वो है इस फ्रेज का एरर है। और ये फ्रेज किसके लिए आया है, ये सैंडविच की अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है। ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, लेकिन इंफॉर्मेशन किसका दे रहा है, इस सैंडविच नाउन का दे रहा है, इस सैंडविच नाउन का दे रहा है। तो आप ये पूछोगे कि प्रीपोजिशन फ्रेज किस तरीके से काम कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है। और एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है तो सैंडविच के बाजू में ही आना चाहिए, मतलब ये ऑन पेपर प्लेट जो लिखा है ये यहां पे सही है, क्या है, यहां पे सही है, इसका राइट पोजीशन यहां पे है। तो आपको मूव कराना पड़ेगा इसको यहां से यहां और इसको यहां से यहां, तब सेंटेंस जाके ग्रामेटिकली और मीनिंग वाइज करेक्ट हो पाएगा। अच्छा, इसके बाद अगले एग्जांपल को देखो। जैसे मैंने बोला आई सॉ ए कार, आई सॉ ए कार अपने आप में ग्रामेटिकली मीनिंग पीर हो गया, मैंने कार देखा। अब इसके आगे जो भी इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है इस सेंटेंस में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए ऐड की जा रही है। तो अलग अलग जो यूनिट है, जैसे ऑन द वे है, टू द मार्केट है, विथ ब्रोकन हेडलाइट्स है, ध्यान से देखिएगा, ऑन द वे है, टू द मार्केट है, और ध्यान से इसको देखिएगा विथ ब्रोकन हेडलाइट्स है। ये तीनों जो यूनिट है ये वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो रही कि मैंने देखा, कार देखा, कहां देखा, रास्ते में देखा, जब मार्केट जा रहा था उस रास्ते में देखा, और कार की स्थिति जी थी उसके पास ब्रोकन हेडलाइट्स था। अगर इसका प्लेसमेंट अगर हम कार के पास नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग ऐसे निकलेगा कि मार्केट विद ब्रोकन हेडलाइट्स, मार्केट जो है टूटी हुई हेडलाइट के साथ है, मार्केट टूटी हुई हेडलाइट के साथ तो नहीं हो सकती है। ये फ्रेज अगर इसके साथ लगाएंगे तो ये इसको मॉडिफाई कर देगा, ये इसकी अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन कार की दे रहा है। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आई सॉ ए कार, आई सॉ ए कार, फिर आगे आपका होना चाहिए विथ ब्रोकन हेडलाइट्स, विथ ब्रोकन हेडलाइट्स। आई सॉ ए कार, और कार कैसी थी, विद ब्रोकन हेडलाइट्स थी, और कहां देखा, ऑन द वे टू द मार्केट, ऑन द वे टू द मार्केट। तो ये जो फ्रेज है वो मिसप्लेस्ड है, ये जो फ्रेज है वो मिसप्लेस्ड है। ये बहुत क्वालिटी क्वेश्चन बन सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेक्शन में। तो ये वाला जो सेक्शन है वो आपका यहां आना चाहिए, मूव होके ये वाला, और रेस्ट ये दोनों जो सेक्शन है ये मूव होके यहां पे जाना चाहिए। समझ में आया? इसी तरीके से एक और एग्जांपल है जिससे इस बात को मैं समझाना चाहूंगा कि अगर शब्द का इस्तेमाल करें, यहां तो फ्रेज की बात है कि फ्रेज कैसे मिसप्लेस किया गया है, शब्द भी मिसप्लेस किया जाएगा। जैसे लिखा है ऑलमोस्ट फेल्ड, अगर मैं लिखता आई ऑलमोस्ट फेल्ड, इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा कि मैं लगभग फेल हो गया, लेकिन फेल नहीं हुआ। सेंटेंस देखो कहना क्या चाहता, आई ऑलमोस्ट फेल्ड एवरी सब्जेक्ट स्टडीज, मैं लगभग फेल हो गया, मैंने सभी सब्जेक्ट पढ़ रखा है। मैं लगभग फेल हो गया, एवरी सब्जेक्ट आई स्टडीड, मैंने सभी सब्जेक्ट पढ़ रखा था। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है
कि मैंने जो सभी सब्जेक्ट पढ़ रखा था उन सभी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट फेल हो गया। तो ऑलमोस्ट फेल हुआ सभी सब्जेक्ट में। तो जो ऑलमोस्ट ये मॉडिफायर है आपका, ये मॉडिफायर जो है वो सब्जेक्ट के लिए आया है, ना कि फेल के लिए आया है। सेंटेंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, आई फेल्ड, क्या होना चाहिए था, आई फेल्ड ऑलमोस्ट, आई फेल्ड ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट आई स्टडीड। मैंने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा उन सभी में लगभग फेल हो गया। मतलब एक आधी में पास हुआ लेकिन ज्यादातर में फेल हो गया। इसकी मीनिंग ये निकालनी थी। तो जो ऑलमोस्ट का प्लेसमेंट है वो यहां नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए। जो फेल्ड का प्लेसमेंट है वो यहां होना चाहिए। तो ये क्या है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का एरर है। अगला है वी फाउंड द कीज वॉकिंग टू द स्कूल। ये परफेक्ट एग्जांपल है समझने के लिए। जैसे मैं कहूं वी फाउंड द कीज, हमने चाबी को पाया, और लिखा है वॉकिंग टू द स्कूल, वॉकिंग टू द स्कूल। इसका मतलब ये निकल जाएगा, ये जो फ्रेज है अगर कीज को मॉडिफाई करेगा, इसके विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देगा, तो ऐसा होगा कि कीज जो स्कूल की तरफ चल रही थी, हमने चाबी पाया कीज को जो स्कूल की तरफ चल रही थी। ये तो कन्वे नहीं करना चाह रहे हो आप, ये कन्वे करना चाह रहे हो कि हम स्कूल जाते हुए मैंने एक चाबी पाया। तो वी फाउंड द कीज वाइल वॉकिंग टू द स्कूल। इसकी मीनिंग ये निकलेगी, अगर यहाँ पे वाइल ऐड कर दोगे तो ये जो वाइल होगा वो ये बताएगा कि मैं अपने विषय में बात कर रहा हूं, मैंने की पाई, मैं टहल रहा था, स्कूल की तरफ जा रहा था। तो यहां आपको अलग से वाइल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वी फाउंड द कीज वाइल वॉकिंग टू द स्कूल, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि वाइल वॉकिंग टू द स्कूल वी फाउंड द कीज। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाइल वॉकिंग टू द स्कूल we found the keys, we found the keys। ये इस तरीके से सेंटेंस सही हो पाएगा। यहां पे बीच में while भी डाल दोगे तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वॉकिंग टू स्कूल है, ये जो फ्रेज है ना, ये कीज के साथ रखा गया है। ये कीज के साथ, कीज नहीं टहल रही थी भाई, वी टहल रहा था, हम टहल रहे थे, तो ये हमारे साथ रहना चाहिए। तो while walking to the school we found the keys। अब इसमें क्या होगा, ये अभी आगे जो मैं पढ़ाऊंगा कि अगर इस फ्रेज से आपने स्टार्ट कर रखा है तो यहां जो सब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये जो वी है वो इसका सब्जेक्ट है, हम ही टहल रहे थे और हम ही ने की पाई है, तो ये जो सब्जेक्ट है दोनों का सब्जेक्ट बन गया है। बस 10 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं बैटरी खत्म हो गई, मैं बैटरी चेंज करता हूं, देन क्लास स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा अंधेरा छाया रहेगा। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला है द वेटर सर्व्ड ए डिश टू द कस्टमर दैट वाज कोल्ड। जरा ध्यान से देखिएगा कि वेटर ने सर्व किया, क्या सर्व किया, एक डिश सर्व किया। किसको किया, टू द कस्टमर को किया, लेकिन क्या था, वो कोल्ड था। तो जैसे ही आपने लिखा ना दैट वाज कोल्ड, दैट वाज कोल्ड, ये जो आपने लिखा हुआ है ये वो कोल्ड था। तो ये जो क्लॉज है, क्योंकि दैट यहां पे सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वाज जो है वर्ब की तरह काम करेगा, तो ये क्लॉज हो गया। ये जो क्लॉज है ये इंफॉर्मेशन पास कर रहा है डिस्क की, कि क्या कोल्ड था, डिस्क कोल्ड था। तो इसको जो रखना चाहिए वो डिस्क के पास रखना चाहिए, जो कि डिस्क के पास नहीं है। तो ये मिसप्लेस्ड क्लॉज है, यहाँ पे ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है। तो यहां से जो है उठा के आपको डिस्क के बाजू में रखना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, द वेटर सर्व्ड ए डिश, सर्व ए डिश, आगे आएगा दैट वाज कोल्ड, दैट वाज कोल्ड, और फिर टू द कस्टमर। या इसको दूसरी तरीके से ऐसे कह सकते हो, द वेटर सर्व्ड ए कोल्ड डिश टू द कस्टमर। मतलब सिर्फ ये बताना था डिश कोल्ड है, तो आप यहीं सीधे सीधे डायरेक्ट एडजेक्टिव लगा दो कि ए कोल्ड डिश टू द कस्टमर। तब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होगा और मिसप्लेस मॉडिफायर भी नहीं होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस तरीके का
जो एरर है वो आप पहचान लोगे। ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके फ्रेजेज हैं, जो आपके मॉडिफायर वाली यूनिट है, वो यूनिट हमेशा आप देखिए कि वो किसको मॉडिफाई कर रहा है। सेंटेंस पढ़ने से वो समझ में आ जाता है कि सैंडविच जो है यहाँ पे वो क्या पेपर प्लेट में है, यहाँ पे जो बात हो रही है जो कार है उसका जो है हेडलाइट ब्रोकन है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट में लगभग फेल हो गए, यहाँ पे देखो कीज नहीं चल रही है, हम चल रहे हैं, दूसरा यहाँ पे जो कोल्ड है वो डिसकोल्ड है। तो साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि जो इनके मॉडिफायर्स है वो इनसे दूर रखे गए हैं, तो आपको इनके करीब रखना पड़ेगा। इस टाइप का एरर आता है। उम्मीद करता हूं मिसप्लेस मॉडिफायर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, थोड़ी सी इजी चीज पढ़ाता हूं, फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ाऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी इजी चीज पढ़ाता हूं। जैसे हमने वर्ड और फ्रेज कवर कर लिया, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं एडजेक्टिव एडवर्ब का। ये मैंने आपको अलग अलग चैप्टर में पढ़ा रखा है, लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव का जो मेन काम है वो काम है ये नाउन को मॉडिफाई करता है। मतलब नाउन के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देना हो तो एडजेक्टिव लगाते हैं। अगर वर्ब के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देना हो तो हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर जैसे ही आप मिसप्लेस मॉडिफायर पढ़ लेते हो तो एक अलग तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट होना चालू हो जाता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिस खूब करनी है इस तरीके के कंसेप्ट पे। जैसे मैंने बोला पहला एग्जांपल, सी सैंग द सॉन्ग स्वीट, सी सैंग द सॉन्ग स्वीट। तो यहां पे बात आती है कि उसने गाना गाया, उसने एक गाना गाया या उसने कोई पर्टिकुलर गाना गाया, क्योंकि सॉन्ग के साथ द लगा हुआ है। तो फिर उसके बाद बात आती है कि अगर हम वर्ब से जवाब पूछे हाउ, तो इसका मतलब होता है कि हमारे एक्शन करने का क्या मैनर है। और एक्शन करने का जब मैनर बताना हो, इसका मतलब है हमें वर्ब का मॉडिफायर चाहिए, मतलब एडवर्ब चाहिए। सी सैंग द सॉन्ग, सी सैंग द सॉन्ग हाउ, तो जवाब आएगा स्वीट, यहां पे कि स्वीट तरीके से गाया। स्वीट जो है आपका एडजेक्टिव है, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये सॉन्ग के बाजू में प्लेस किया गया है, सॉन्ग हमारा नाउन है, तो नाउन के बाजू में प्लेस किया गया है, तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो हम एडजेक्टिव डाल दें। लेकिन नहीं, इसका प्लेसमेंट सही है। सवाल यह है कि ये किसका मॉडिफायर है? ये मॉडिफायर है गाने का, जो हमारा एक्शन है उसका। सी सैंग हाउ इन स्वीट मैनर, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा सी सैंग द सॉन्ग स्वीटली, यहां पे चाहिए आपको एडवर्ब। समझ में आया? इसी तरीके से ही स्पोक हाउ लाउडली, क्या होगा? लाउडली। तो इस चीज से रिलेटेड जब ये मिसप्लेस मॉडिफायर जब आप पढ़ लेते हो, तो इस तरीके की चीजों में जो आप ऑलरेडी एडजेक्टिव एडवर्ब में पढ़ के आए हो तो वहां पे थोड़ा डाउट होता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब पहचानना हो, तो जो तरीका मैंने संकल्प बैच में आपको सिखाया है उसी का इस्तेमाल करोगे। वर्ब के लिए आप हमेशा देखो कि हाउ, वेयर, एट व्हाट टाइम, ये सब जब बात होती है एक्शन को लेके कि कब हुआ, इन सबका जो जवाब देता है वो क्या होता है? वो आपका एडवर्ब होता है, वो आपका एडवर्ब होता है। तो इनके लिए आप हमेशा एडवर्ब लगाओगे। जैसे कुछ एग्जांपल है, रिवीजन करा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। डिस्पाइट प्रैक्टिसिंग फॉर मंथ्स, मतलब कई महीनों के प्रैक्टिस के बावजूद, द सिंगर परफॉर्म्ड वेरी स्वीट। सिंगर परफॉर्म्ड हाउ, जब परफॉर्म आपका वर्ब है, वर्ब से क्वेश्चन पूछोगे कि वर्ब किस मैनर में किया गया है, हाउ का जवाब, तो कैसा परफॉर्म किया? स्वीट परफॉर्म नहीं किया, स्वीटली परफॉर्म किया। तो यहां पे स्वीट की जगह क्या होना चाहिए? स्वीटली। कहां पे? एट द लाइव कंसर्ट। हियरिंग वाइड स्प्रेड अप्लॉज। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द इंटर्न कंप्लीटेड द असाइंड टास्क हाउ क्विकली। जब हाउ की बात आए तो क्विक नहीं लगाते, क्विकली लगाएंगे। इसी तरीके से आफ्टर आवर्स ऑफ रिवीजन द स्टूडेंट डिड हाउ वेल। गुड नहीं, गुड एडजेक्टिव होता है, वेल जो है एडवर्ब होता है। तो डिड गुड नहीं करते, डिड वेल कहते हैं। डिड के लिए वेल इस्तेमाल होता है, डिड के लिए गुड इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि डिड वर्ब की कैटेगरी में आता है ना भाई, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों आता है। द व्हीकल आइडल्ड स्मूथ, द व्हीकल आइडल्ड हाउ स्मूथली, एडवर्ब चाहिए। बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट शी एग्जामिन द क्लासेस हाउ केयरफुली। यहां क्या चाहिए? जब वर्ब को मॉडिफाई करते हो तो एडवर्ब चाहिए होता है। वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो एडवर्ब चाहिए, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो एडवर्ब चाहिए, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो एडवर्ब चाहिए, यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो तो एडवर्ब चाहिए। तो ये वाली चीजें ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में आता है। पुराने सालों में इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन इस साल मैं अब आपको बता रहा हूँ, इस साल जो है मिसप्लेस और डैंगलिंग मॉडिफायर के केसेस आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे पूछेंगे, क्योंकि स्तर जो है इस बार बढ़ाया गया है।
तो आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहो। इसकी प्रैक्टिस आपने खूब भरमार तरीके से कर रखी होगी। जिसको अगर इसमें भी डाउट होना तो संकल्प बैच में मैंने बहुत अच्छे से एग्जेक्टिव पढ़ाया, बहुत अच्छी तरीके से एडवर्ब पढ़ाया है। उसमें यह भी लिखा है कि एग्जेक्टिव और एडवर्ब के कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होते हैं। एक और चीज मैंने आपको बताई है, स्पेशली आप ध्यान करो, मैंने इनफ का केस आपको बताया था कि इनफ बहुत आपके एग्जाम में पूछता है, मतलब वो स्पेशल वर्ड लिख के बताया कि इनफ आपका एग्जेक्टिव भी है और इनफ आपका एडवर्ब भी है। अब इसमें जो एरर देता है उस टाइम पे ये ध्यान रखना होता है कि जब हम इनफ का इस्तेमाल एग्जेक्टिव के लिए, सॉरी इनफ जो है एग्जेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तो इनफ जो है नाउन के साथ भी आता है और इनफ जो है एग्जेक्टिव के साथ भी आता है। तो जब नाउन के साथ आए, जैसे मैं एग्जाम्पल में बोलूं, अगर मैं मनी लिख रहा हूं तो मनी क्या है, नाउन, इसके साथ इनफ का इस्तेमाल करना है तो हम लिखते हैं इनफ मनी। लेकिन अगर एग्जेक्टिव की बात करें, जैसे हम गुड लिखते गया, हमने ये गुड हमारा एग्जेक्टिव है, इसके साथ इनफ इस्तेमाल करना हो तो पहले नहीं इस्तेमाल करते, हम बाद में इस्तेमाल करते हैं गुड इनफ। इसी तरीके से द इंस्ट्रक्शन वर क्लियर, क्लियर एग्जेक्टिव है, क्लियर के बाद इनफ लगाना बिल्कुल सही है। इसी तरीके से यहां देखोगे इनफ क्लियर लिखा हुआ है तो आप इसको पहले कर दो, इसको बाद में कर लो। एक और मैंने पेयर आपको बताया हुआ, हार्ड और हार्डली को लेके बहुत क्वेश्चन आता है और जिसकी हिंदी मीनिंग के हिसाब से आप उन क्वेश्चन को सही कर सकते हो। हार्ड का इस्तेमाल होता है जब आप कठिन परिश्रम करते हो और हार्डली का होता है जब मुश्किल से मतलब ना के बराबर मेहनत करते हो। तो इस मीनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स, बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद द कैंडिडेट हार्ड मैनेज टू सॉल्व द पजल। द कैंडिडेट हार्ड मैनेज नहीं, हार्डली मैनेज्ड, हार्डली मैनेज, हाउ मैनेज, हार्डली मैनेज। तो ये यहाँ पे आपका एडवर्ब की तरह काम कर रहा है और हार्डली मतलब मुश्किल से उसने मैनेज किया टू सॉल्व पजल बिफोर टाइम, टाइम से पहले वो सॉल्व कर पाया, उसने इस तरीके से बड़ी मुश्किल से ही अपने आप को मैनेज किया। ये सारी जो चीजें हैं जो मैं यहाँ पे थोड़ा तेज लेके निकल रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि इसको संकल्प बैच में बहुत लंबी लंबी क्लासेस लेके मैंने आपको पढ़ाया है। जो बच्चे को इसमें डाउट हो, सबसे पहले वो संकल्प बैच की सीरीज में जाए, एग्जेक्टिव एडवर्ब का चैप्टर खोले जिसमें 2000 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। एग्जेक्टिव से 300 क्वेश्चन कराए होंगे, एडवर्ब से 100 से ज्यादा क्वेश्चन कराए होंगे, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के कराए हैं और टाइप ऑफ एरर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो भी कराए हैं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो मैंने कहा कि रिवाइज करा दो। अब इसके आगे मूव करते हैं हम अगले सेक्शन पे जो आज की क्लास का बड़ा टॉपिक है और बात करते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर की। डैंगलिंग मॉडिफायर का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना सीधे सीधे। डैंगलिंग मॉडिफायर का मतलब होता है डुअर मिसिंग हो आपका, ठीक है ना, डुअर मिसिंग हो, मॉडिफाइज रॉन्ग सब्जेक्ट हो, ये दोनों बातें हैं। और इसको भी एग्जाम्पल से ही समझो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। या एक लाइन से ऐसे समझ सकते हो कि जो इंट्रोडक्टरी मॉडिफायर्स है मस्ट बी फॉलोड बाय द सब्जेक्ट, कि अगर आप किसी फ्रेज से किसी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हो तो उस फ्रेज के बाद जो सब्जेक्ट आता है उस फ्रेज का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वॉकिंग डाउन द रोड, हमने इस फ्रेज से जो है इंट्रोड्यूस किया सेंटेंस को, ए ट्री फेल ऑन मी, सड़क पर चहलते हुए एक ट्री गिर गई मेरे ऊपर। वॉकिंग डाउन द रोड, रोड पे टहलते वक्त एक पेड़ जो है मेरे ऊपर गिर गया। ऐसे मीनिंग अगर समझोगे तो लगेगा कि सब कुछ ठीक ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि ये जो आपका वॉकिंग डाउन द रोड है इसके बाद यहां पे जो आपका सब्जेक्ट आता है यही इसका सब्जेक्ट भी होना चाहिए। अगर इसका सब्जेक्ट ये नहीं है तो इसको बोलते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर। ये डैंगलिंग मॉडिफायर की कैटेगरी में आता है। इसको ऑलरेडी जब मैं पार्टिसिपल पढ़ा रहा था तो डैंगलिंग पार्टिसिपल पढ़ाया था, पार्टिसिपल भी मॉडिफायर होता है, तो मैंने वहां पे ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। अगर किसी ने वो क्लास देखी होगी तो उसे ये बात समझ में आई होगी। तो वॉकिंग डाउन द रोड ए ट्री फेल ऑन मी, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर हम यहां पे इसका सब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे तो ए ट्री जो है ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो फ्रेज है वो डैंगलिंग फ्रेज की कैटेगरी में आ जाएगा, डैंगलिंग मॉडिफायर की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरीके से आफ्टर रीडिंग द बुक द मूवी फेल्ट बोरिंग, किताब कौन पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, बोर क्या हुआ, मूवी बोर हुई। तो ये अगर यहां पे इसका सब्जेक्ट अगर नहीं डालेंगे तो जो द मूवी है ना यही इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये डैंगलिंग मॉडिफायर की कैटेगरी में आ रहा है और दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, दोनों सेंटेंस रॉन्ग है। तो इसको राइट कैसे करेंगे, राइट ऐसे करेंगे, व्हाइल आई वाज वॉकिंग डाउन द रोड, इसको ऐसे लिखेंगे हम, व्हाइल आई वाज वॉकिंग डाउन द रोड, हमने इसका सब्जेक्ट ऐड कर दिया, A tree fell on me. A tree fell on me. देखो तो सर्दी का मौसम है यार, मुझे सर्दी हो गई है और सर्दी में एक चीज बड़ी परेशान करती है कि अगर आपकी नोज थोड़ी ढीली हो जाए, लीक हो जाए और अगर वाटर फ्लो होना चालू हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है पढ़ना,
सोना, जागना, खाना। तो मैं उसी परेशानी से सफ़र कर रहा हूँ, इसी वजह से पिछली क्लासेस में अवॉइड कर रहा था कि ठीक हो जाऊँ तो, लेकिन ठीक नहीं हो पाया, तो मुझे लगा कि मुझे क्लासेस कर लेनी चाहिए। इसमें जरा ध्यान से देखो, आफ्टर रीडिंग द बुक, बुक कौन रीड कर रहा था? मैं। द मूवी फेल्ट बोरिंग, तो जो मूवी है वो नहीं हो सकती है, तो आप क्या इसका सब्जेक्ट डाल सकते हो इसके अंदर? बिल्कुल डाल सकते हो। और कैसे डालोगे? आफ्टर रीडिंग द बुक, आप सब्जेक्ट यहां पे भी डाल सकते हो और इस सब्जेक्ट को भी बदल सकते हो, यहां पे भी इंट्रोडक्शन कर सकते हो, ताकि इसका सब्जेक्ट यहां पे डाल दो, जो अगले वाली लाइन का जो है भी सब्जेक्ट काम कर जाए और इसका भी सब्जेक्ट काम कर जाए। तो मैं इसको इसी लाइन में बना देता हूं, आफ्टर रीडिंग द बुक I felt the movie was boring. तो आफ्टर रीडिंग द बुक, किताब रीड करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मूवी बोरिंग है। इसमें क्या है, जो आपने ये आई डाल दिया है ना, ये फील का भी सब्जेक्ट है और इसका भी सब्जेक्ट है। मैंने ही फील किया है और बुक भी मैं ही रीड कर रहा था, तो ये जो सब्जेक्ट है ये दोनों का डुअर है, दोनों का सब्जेक्ट हो जाएगा। जब ये दोनों का सब्जेक्ट होता है तो सेंटेंस करेक्ट होता है। अगर दोनों का सब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस डैंगलिंग मॉडिफायर की कैटेगरी में आ जाता है। अब यहाँ पे इसकी मीनिंग लॉजिकली ठीक नहीं लगेगी कि आफ्टर रीडिंग द बुक, किताब रीड करने के बाद मुझे मूवी बोरिंग लगी। मतलब ग्रामेटिकली ये सेंटेंस करेक्ट है। आप जब भी इसका सब्जेक्ट डालते हो, दोनों के लिए जो काम करता है इस वाले वर्ब के लिए और इस फ्रेज के लिए, तो डैंगलिंग मॉडिफायर की कैटेगरी से वो निकल जाता है। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको मेरे साथ करने हैं और फिर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अगर मैं बता दूं, कुछ 4-5 क्वेश्चन है जो समझने के लिए आसान है, उसके बाद कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े क्वेश्चन है। जैसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार अगर आप सीजल 2025 के प्री में देखोगे तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं वो क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा उस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके लेके आऊंगा, लेकिन सारे वो पैटर्न, वो टाइप ऑफ एरर जो पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं आपको करा दूंगा। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, ये 4-5 जो है पहले सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। ड्राइविंग डाउन द रोड, ए ट्री फेल इन फ्रंट ऑफ माई कार। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ड्राइविंग डाउन द रोड, कौन ड्राइव कर रहा था? मैं ड्राइव कर रहा था। ए ट्री फेल इन फ्रंट ऑफ माई, मतलब एक पेड़ मेरे सामने गिर गया। अगर यहां पे बात करें कौन गिरा, ट्री गिरा। कौन रोड पे जो है ड्राइव कर रहा था? भाई मैं ड्राइव कर रहा था। अगर यहां पे इसका डुअर मेंशन नहीं करेंगे तो ए ट्री इसका डुअर हो जाएगा, मतलब पेड़ जो है ड्राइव कर रहा था, तो वो संभव नहीं है। मतलब ये डैंगलिंग पार्टिसिपल के केस में आता है, ड्रैंगलिंग जो है मॉडिफायर के केस में आता है। तो व्हाइल आई वाज ड्राइविंग डाउन द रोड, ए ट्री फेल इन फ्रंट ऑफ माई कार। इसको ऐसे लिख सकते हो, व्हाइल आई वाज ड्राइविंग डाउन द रोड, a tree fell in front of my car। ये ऐसा हो जाएगा। 4-5 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद ही आ जाएगा। लिखा है while reading the newspaper the doorbell suddenly rang। अब देखो जैसे लिखा ना while reading the newspaper, अब कौन न्यूज़पेपर रीड कर रहा था? मैं रीड कर रहा था। सडनली जो डोरबेल है वो बज गया। अगर हम यहाँ पे, इसका डुअर तो मैं हूं, लेकिन अगर मैंने इसका डुअर यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो डोरबेल क्या हो जाएगा? इसका डुअर हो जाएगा। अगर डोरबेल इसका डुअर हो जाएगा, जो तो संभव नहीं है, इसका मतलब ये डैंगलिंग पार्टिसिपल का केस है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? while I was reading the newspaper the doorbell suddenly rang। तो आप यहाँ पे ऐसे डालोगे while I was reading the newspaper, यहाँ इसको डालोगे, फिर सेंटेंस आगे कर लोगे, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने इसका सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है। ठीक है ना? अगला सेंटेंस जरा ध्यान से देखो, कवर्ड इन मड रोहन वॉश्ड हिज बाइसिकल। कवर्ड इन मड रोहन वॉश्ड हिज बाइसिकल। अब आपको यह देखना है कि कवर्ड इन मड, मड में कौन कवर था? रोहन ने वॉश किया अपनी बाइसिकल, रोहन ने वॉश किया अपनी बाइक, रोहन वॉश्ड हिज बाइसिकल कवर्ड इन मड। तो मड में कौन कवर्ड था? भाई रोहन तो धुल रहा था, बाइसिकल ही तो मड में कवर्ड थी ना, बाइसिकल ही तो मड में कवर्ड थी, उसी को तो धुल रहा था ना। तो ये जो कवर है वो बाइसिकल है, ठीक है, और धुल कौन रहा है? रोहन कवर रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि रोहन वॉश्ड हिज मडेड बाइसिकल, जो
रखा हुआ है, इसको पूरा सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हो, तब जाके ये रीफ्रेम होगा। समझ में आया? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, रोहन वॉश्ड हिज बाइसिकल एज इट वॉज कवर्ड इन मड, इट वॉज कवर्ड इन मड। अब सेंटेंस जाके करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगर इसको नहीं कवर करोगे तो कवर्ड इन मड के बाद ये जो रोहन आया है ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन कवर कौन हुआ है? कवर हुआ है मड में बाइसिकल। हम रोहन को इसका सब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो हमको सेंटेंस को रिफ्रेम करना पड़ेगा और सेंटेंस को कुछ इस तरीके से रिफ्रेम कर सकते हैं हम। आगे चलिए, मैं फ्रेम से बाहर भी निकल जा रहा हूं क्या समझाते वक्त? ठीक है। रनिंग क्विकली द फिनिश लाइन सीम्ड फार अवे। कौन जो है तेज दौड़ रहा था? तेज तो मैं दौड़ रहा था या धावक दौड़ रहा था। तो यहां अगर इसका सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा तो ये वाला जो सब्जेक्ट होगा इसके लिए सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा इस वाले फ्रेज के लिए, वरना ये डैंगलिंग मॉडिफायर के केस में आ जाएगा। एज आई वॉज रनिंग क्विकली द फिनिश लाइन सीम्ड फॉर अवे। एज आई वॉज रनिंग क्विकली, यहां पे आगे लिख लो आप एज आई वॉज, और उसके बाद इस सेंटेंस को पूरा यहां लाके डाल दोगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। एज आई वॉज, देन ये पूरा सेंटेंस इसके आगे पूरा कंप्लीट कर लोगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला है आफ्टर विनिंग द प्राइज द ट्रॉफी वाज प्राउडली डिस्प्लेड इन द लिविंग रूम। देखो विनिंग द प्राइज, प्राइज किसने जीता? भाई टीम ने जीता। द ट्रॉफी वाज प्राउडली डिस्प्लेड, अब अगर यहां पे किसने प्राइज जीता है अगर उसका डुअर मेंशन नहीं करोगे तो द जो ट्रॉफी है ना ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका डुअर बन जाएगा, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि ट्रॉफी इसका सब्जेक्ट नहीं है। आफ्टर विनिंग द प्राइज, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर विनिंग द प्राइज द टीम प्राउडली डिस्प्लेड इन इट्स लिविंग रूम। ठीक है ना? द टीम प्राउडली डिस्प्लेड इन इट्स लिविंग रूम। क्योंकि ट्रॉफी एक है, इन जनरल आप टीम के लिए जो लिविंग रूम बनी होगी उसमें डिस्प्ले करने की बातचीत हो रही है। समझ में आया? यहाँ टीम सिंगल यूनिट की तरह आप इस्तेमाल करोगे। ये आपको नाउन में, कलेक्टिव नाउन के केस में पढ़ाया गया है कि जो टीम का इस्तेमाल करते हैं, जूरी का इस्तेमाल करते हैं, कमेटी का इस्तेमाल करते हैं, जब ये यूनिटी में हो तो सिंगुलर होते हैं, इनके लिए वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं और प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव भी इनके लिए सिंगुलर लेते हैं। ये रूल आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है। अगर यहाँ पे भी अगर आप वीक हो तो संकल्प बैच को एक बार अच्छी तरीके से देख लो, उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, कुछ छोड़ा नहीं है। अब इसके बाद अगर इस चीज को समझ गए होगे तो थोड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन को देखते हैं, आराम आराम से देखेंगे। 5 क्वेश्चन लिया है मैंने, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको छोड़ूंगा। और ये थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, मतलब आसान क्वेश्चन नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पहले पॉज करो, इसको पढ़ो, इसको समझने की कोशिश करो, इसको सॉल्व करो, अपनी कॉपी में लिखो सॉल्व करके पॉज करके, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये कहीं किसी किताब में मिलेगा नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मत ढूंढो कि कहीं आप जाके सर्च कर लोगे, मिल जाएगा। 950 क्वेश्चन सीजीएल प्री के मेरे पास अवेलेबल है, फेज 13 के भी सारे क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है। तो समझ के छांट के सही चीज आपको डिलीवर कर रहा हूँ। जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तब तक मैं अपनी किताब के विषय में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। ये इंग्लिश ग्रामर की बड़ी बेहतरीन सी किताब लिख रखी है, 4.6 रेटेड है। ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे 1000 से ज़्यादा बच्चों ने रेटिंग कर रखी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पे इतनी रेटिंग के, मतलब इतने रिव्यूज़ और रेटिंग के बाद भी ये अपनी रेटिंग मेंटेन करके बैठी हुई। बहुत शानदार तरीके से इसको लिखी है, बहुत सिस्टमेटिक वे से इसको लिखा हुआ है। तो ये किताब जिन बच्चों के पास ग्रामर की ना हो उसे बाई कर ले, उन्हें अपना ग्रामर के रूल्स पढ़ने में, उसे रिवाइज करने में बहुत मदद मिलेगा। उन्हें नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो किताब खोल के बार पे उसी पर टिक करके काम कर लेंगे, तो आपके नोट्स बनाने के जो लिखने के टाइम है ना वो बहुत बच जाएगा। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से किताब लिखी हुई है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। वाइल रिव्यूइंग द एनुअल रिपोर्ट several discrepancies were noticed by the auditors which raised questions about the financial integrity of the company. रिव्यू एनुअल रिपोर्ट रिव्यू करने के दौरान, एनुअल रिव्यू रिपोर्ट करने के दौरान, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, वाइल रिव्यूइंग द एनुअल रिपोर्ट, ये जो फ्रेज डला हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मॉडिफायर है, ये मॉडिफाई कर रहा है और ये मॉडिफाई करेगा, जिसको मॉडिफाई करेगा उसका सब्जेक्ट यही होना चाहिए भाई, तुरंत ही होना चाहिए। इस एक्शन को करने वाला जो डूअर है, इस एक्शन को करने वाला डूअर है वो यही होना चाहिए। अब आप यहां पे समझो, लिखा है सेवरल डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस्ड, ये इसका सब्जेक्ट है सेवरल डिस्क्रिपेंसीज।
ध्यान से देखो, क्या सेवरल डिस्क्रिपेंसीज आपका एनुअल जो है रिव्यू कर रहा था, रिपोर्ट रिव्यू कर रहा था? तो सवाल आएगा नहीं। कौन कर रहा था? ध्यान से पढ़ोगे, ऑडिटर्स कर रहे थे। तो इसका जो सब्जेक्ट होना चाहिए, जो ऑडिटर्स होना चाहिए, जस्ट इसके बाद होना चाहिए, या यहां पे आपको अलग से इसका डूअर मेंशन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये डैंगलिंग मॉडिफायर का केस है। तो अब इसको करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करते वक्त बस आपको डूअर ध्यान रखना है। जैसे ही डूअर ध्यान रखोगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के केसेस में ये क्वेश्चन बनेंगे। समझ में आया? स्पॉट एरर में नहीं बनेंगे। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ध्यान से देखो, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा इत्मीनान से देखना। मैं भी थोड़ा टाइम लेके समझाता हूं। मैंने लिखा वाइल, वाइल, अच्छा भाई लिखने दे, वाइल हो रहा है, हैंग कर रहा है। द एनुअल रिपोर्ट, अब आपको जो इसके बाद मेंशन करना पड़ेगा वो मेंशन करना पड़ेगा ऑडिटर्स। वाइल रिव्यूइंग द एनुअल रिपोर्ट, द ऑडिटर्स, द ऑडिटर्स। ऑडिटर्स के बाद सीधा ये बताओ, ऑडिटर्स नोटिस्ड, ऑडिटर्स नोटिस्ड। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर दो। ऑडिटर नोटिस्ड सेवरल डिस्क्रिपेंसीज। ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको ऑब्जेक्ट बना दो। ये ऑब्जेक्ट जो था इसको सब्जेक्ट बना दोगे। ये हो गया क्या है? पैसिव वॉइस में रखा हुआ है। इसको जैसे ही आप एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस वाली लाइन का भी सब्जेक्ट बन जाएगा, इसका भी सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ऑडिटर का प्लेस यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? बस इस पैसिव को एक्टिव स्ट्रक्चर में कर दो, आपका पूरा काम हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया? द ऑडिटर्स रिपोर्टेड। अब ये वॉज नोटिस्ड है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट को जो है वॉज और वर के साथ V3 में कन्वर्ट किया गया है, तो वापस पास्ट इंडेफिनिट में डाल दो। हमने V2 में डाल दिया कि द ऑडिटर्स नोटिस्ड सेवरल डिस्क्रिपेंसीज, सेवरल डिस्क्रिपेंसीज। अब ये काम जो है आपका यहां तक आ गया है। विच रेज्ड, क्या रेज हुआ था? डिस्क्रिपेंसीज रेज हुई थी। विच रेज्ड क्वेश्चंस। ये जो रिपोर्ट है उसने क्या किया है? क्वेश्चन रेज किया है। विच रेज्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस अबाउट, which raised questions about the financial, about the फाइनेंशियल, और आगे डैश 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 जो है सेंटेंस पूरा कर लेना। ठीक है, आई होप आप बात ये समझ पाए होगे कि ये पैसिव वॉइस है, इसको सही एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। द ऑडिटर जो है क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन पे आ जाएगा, तो ये इसका भी सब्जेक्ट हो जाएगा, इसका भी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो डैंगलिंग मॉडिफायर का इशू है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वॉकिंग थ्रू द क्राउडेड एग्जीबिशन हॉल, वॉकिंग थ्रू द क्राउडेड एग्जीबिशन हॉल, ये पूरी लाइन है। क्राउडेड एग्जीबिशन हॉल से गुजरते हुए, ये सेंटेंस ये कह रहा है से गुजरते हुए, द स्कल्पचर्स कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ द विजिटर्स। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें कि कौन टहल रहा था, अगली लाइन ये कह रही है जो स्कल्पचर्स हैं उसने कैप्चर किया अटेंशन किसका? विजिटर्स का। तो ध्यान से देखो कि जो विजिटर्स हैं वो टहल रहे थे और स्कल्पचर्स ने उनका अटेंशन वो किया है, कैप्चर किया हुआ है। इस वाले जो फ्रेज का सब्जेक्ट है, इस वाले फ्रेज का सब्जेक्ट क्या स्कल्पचर्स है? तो जवाब आएगा नहीं, वो तो नहीं है। कौन टहल रहा था? विजिटर्स टहल रहे थे। तो जो सब्जेक्ट है वो कौन होना चाहिए? ध्यान से देखो, वो होना चाहिए विजिटर्स। तो इस डैंगलिंग जो मॉडिफायर का एरर है इसको कैसे करेक्ट करोगे? विजिटर्स को आपको आगे लेके जाना पड़ेगा, सेंटेंस को दोबारा रीफ्रेम करना पड़ेगा। तो ये वाली जो लाइन है इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा आपको। और दोबारा से कैसे लिखोगे? दोबारा से ऐसे लिखोगे, द विजिटर्स, द विजिटर्स कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ स्कल्पचर्स। ठीक है ना? द विजिटर्स, नहीं, स्कल्पचर्स ने कैप्चर अटेंशन किया है। द विजिटर्स सॉ द स्कल्पचर्स, सॉ द स्कल्पचर्स, उसने उन्हें स्कल्पचर्स देखा। विच कैप्चर्ड द अटेंशन, विच कैप्चर
और दियर अटेंशन, दियर अटेंशन विथ दियर इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप, इंट्रिकेट क्राफ्ट मैंने इसे पूरा रीफ्रेम किया हुआ है। इसको 3-4 तरीके से रीफ्रेम किया जा सकता है, मतलब एक ही तरीका नहीं है इसे रीफ्रेम करने का। इसको रीफ्रेम करने के 3-4 तरीके होते हैं, अलग अलग स्टाइल में अलग अलग तरीके से रीफ्रेम कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन में जो आपके एरर आएगा वो रीफ्रेम करने का बार बार नहीं आएगा, वो मेनली फोकस इस बात पे रहेगा कि ये वाला जो है, जो डैंगलिंग मॉडिफायर का केस है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट जो है वो इसका सब्जेक्ट रखना है और आगे वाले लाइन का भी सब्जेक्ट वो हो। या तो जो रीफ्रेम किया जा रहा है वो रीफ्रेम इस तरीके से किया जाए कि इसका जो सब्जेक्ट है इसी में ऐड कर दिया जाए, तो डैंगलिंग मॉडिफायर का केस ना रह जाए। तो ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के टाइप में देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशंस में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना जरा, जरा इसको पॉज करके एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करो। पहले तो इसे पकड़ने की कोशिश करो कि आपको समझ में आ रहा है कि जो स्टार्टिंग जो ओपनिंग लाइन है या ओपनिंग जो फ्रेज है, आफ्टर कंप्लीटिंग द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी द गाइडलाइंस वर सर्कुलेटेड अमंग द एम्प्लॉइज विच हाईलाइटेड चेंजेस इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। रिक्रूटमेंट पॉलिसी को कंप्लीट करने के बाद जो है, ठीक है, गाइडलाइन सर्कुलेट की गई है अमंग द एम्प्लॉइज विच हाईलाइटेड चेंजेस इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ध्यान से देखो कि जो ये कंप्लीट करेगा, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी को कौन कंप्लीट करता है, मैनेजमेंट करता है या एचआर करता है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट सर्कुलेटेड अमंग द सॉरी मैनेजमेंट सर्कुलेटेड गाइडलाइंस अमंग द एम्प्लॉइज विच हाईलाइटेड चेंजेस इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 1 के हिसाब से है और इसको करेक्ट करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप इसमें क्या काम करो, इस ये है दिया हुआ पैसिव वॉइस में, इसको कन्वर्ट कर दो एक्टिव वॉइस में। द गाइडलाइंस वर सर्कुलेटेड, बस आपको ये मेंशन करना है कि हु सर्कुलेटेड द गाइडलाइंस, तो जिसने पॉलिसी बदली है उसी ने जो है सर्कुलेट भी किया होगा। यहां पे खाली आप मेंशन कर दो द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट खाली इसके अंदर मैसेज कर दो, डाल दो, सॉरी मैनेजमेंट यहां पे डाल दो और सेंटेंस को पैसे से एक्टिव कर दो। मैं इसको लिख के दिखा देता हूं, द मैनेजमेंट circulated the guidelines among the employees, among the employees, among the employees which highlight in eligibility criteria। ये सही हो जाएगा। इसके बाद ये वाली ऊपर वाली लाइन ये इसके साथ अटैच कर दो खाली, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने जो पैसिव स्ट्रक्चर था उसको एक्टिव में डाल दिया और यहाँ पे किसने सर्कुलेट किया है उसको मेंशन कर दिया मैनेजमेंट ने, और मैनेजमेंट ने ही वो जो पॉलिसी बनाने का काम है वो भी किया है। तो ये जो मैनेजमेंट है इसका भी डुअर हो जाएगा और आगे का भी डुअर हो जाएगा और ये डैंगलिंग मॉडिफायर का केस हट जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा। लुकिंग एट द प्रिलिमिनरी डाटा द कंक्लूजन ड्रॉन बाय द रिसर्चर्स। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसने ये डेटा देखा, तो रिसर्चर्स ने देखा। तो रिसर्चर्स से आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा और ये पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में कर लो आप, ठीक है ना। लुकिंग एट द प्रिलिमिनरी डेटा द रिसर्चर ड्रॉन द कंक्लूजन, ठीक है ना। या इसको अगर बाकी वो देख लो, लुकिंग एट द प्राइमरी डाटा द रिसर्चर्स ड्रॉन द कंक्लूजन दैट सजेस्ट द स्टडी माइट रिक्वायर फर्दर वैलिडेशन बिफोर पब्लिकेशन। इसको क्या काम करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा आपको पैसिव से एक्टिव में और रिसर्चर को सब्जेक्ट लाइन में डालना पड़ेगा। रिसर्चर्स अगर इसको हम प्रेजेंट में रखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉज द कंक्लूजन, ठीक है ना।
ड्रॉ द कंक्लूजन, आगे पूरी लाइन यूं ही अटैच कर देंगे। ड्रॉ द कंक्लूजन दैट सजेस्ट द स्टडी माइट रिक्वायर, दैट सजेस्ट द स्टडी माइट, थोड़ा हैंग कर रहा है, मेरी आवाज पे ध्यान दीजिएगा। स्टडी माइट रिक्वायर फर्दर वैलिडेशन बिफोर पब्लिकेशन, या आगे पूरा ये फिल कर लीजिएगा। तो इस तरीके का जब भी आपके पास डैंगलिंग मॉडिफायर के केस आए तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको देखना है कि इसका डूअर दिया है, इसका डूअर दिया हुआ, तो जस्ट इसके बाद रखना पड़ेगा। यही डैंगलिंग मॉडिफायर के केस है कि राइट डूअर का प्लेसमेंट, आप डूअर यहाँ पे अलग से डाल सकते हो, इस चीज को ऐसे बना रख सकते हो, और इस चीज में परिवर्तन करके डूअर को आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, जो आगे वाली लाइन का भी डूअर हो और इसका भी डूअर हो। इसके छोटे क्वेश्चन इसके पहले सालों तक आए हैं, जिसपे मैंने कवर किया था। अगर संकल्प बैच किसी ने देखा हो, उसमें जाके पार्टिसिपल वाली क्लास देखिएगा, उसमें मैंने डैंगलिंग पार्टिसिपल के पूरे केसेस पढ़ाए हैं, जिसमें प्रीवियसली जितने भी 2004 से 2024 तक डैंगलिंग पार्टिसिपल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे मैंने आप लोगों को करा दिए थे। पार्टिसिपल भी एक तरीके का मॉडिफायर होता है, पार्टिसिपल एक तरीके का मॉडिफायर होता है जो एग्जेक्टिव फ्रेज की तरह काम करता है। वो सारे के सारे केसेस मैंने कवर किए थे। आई होप ये चीजें समझ गए होंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे ध्यान से देखो। कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ डस्ट एंड मड, द आर्कियोलॉजिस्ट केयरफुली एग्जामिन द एंशिएंट रेलिक्स दैट हैड बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन। तो यहाँ ध्यान से, क्या जो है कवर था डस्ट और मड में? आर्कियोलॉजिस्ट नहीं, एंशिएंट रेलिक्स कवर था। तो कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ डस्ट एंड मड द एंशिएंट रेलिक्स, ठीक है ना। और आप इस चीज को सीधा सब्जेक्ट लाइन में डाल सकते हो, एज एंशिएंट रेलिक्स वाज कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ डस्ट एंड मड। मतलब अगर इसको करना हो तो और आसान हो सकता है। आप अगर यहाँ पे एक लाइन खाली डाल दो, एज एंशिएंट रेलिक्स was covered with layers of dust and mud, the archaeologists carefully examined the ancient relics that had been discovered during the excavation। सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसी को परिवर्तित करो, आप इस वाले सेक्शन को भी परिवर्तित कर सकते हो। कुल मिलाजुला के आपको यह समझना है कि अगर आपका ये जो इंट्रोडक्टरी फेज है, ये फ्रेज के बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, अगर इसके सब्जेक्ट लाइन से मैच नहीं कर रहा है, तो आपको इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो डूअर है, वो इमीडिएट इसके बाद मेंशन करना पड़ेगा या इसी में मेंशन करना पड़ेगा, ताकि डूअर जस्टिफाई हो पाए। तो जो डैंगलिंग मॉडिफायर का केस होता है, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आप डैंगलिंग मॉडिफायर और मिसप्लेस मॉडिफायर का कंसेप्ट सही से समझ पाए होंगे। कुछ समझने में अगर परेशानी रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आप तभी अच्छे से समझ सकते हो जब आपने अच्छी तरीके से अपना कोर्स कवर कर रखा है, एग्जेक्टिव अच्छे से पढ़ रखा है, एडवर्ब अच्छे से पढ़ रखा है, साथ में मॉडिफायर्स अच्छे से पढ़ रखा है, उसकी बेसिक डेफिनेशंस आपको क्लियर है। किसी को अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो मैंने एक क्लास पढ़ाई हुई है, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर करके एक 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास अपलोड कर रखी, वो भी संकल्प बैच के अंदर अटैच्ड है। आप उसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, जिसमें मैंने डिटेल में आपको वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, मॉडिफायर्स, ये सब अच्छी तरीके से विथ एग्जाम्पल समझाए हैं और डिटेल में समझाए हैं। क्लॉज भी बहुत डिटेल में समझाया है, वहां पे जाके आप पूरा समझ सकते हो, क्योंकि वो लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं। इस वजह से मैंने आज के दिन उसको और डिटेल में कवर करना नहीं चुना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आपने एंजॉय किया होगा, और आज की क्लास देखने के लिए, इसे अटेंड करने के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली क्लास वेट कीजिएगा, मैं इसी तरीके से क्लास 4 में जो है कुछ बहुत स्पेशल जो टॉपिक लेके आऊँगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलो अपना ध्यान रखो, सब लोग मज़े से पढ़ते रहो और एग्ज़ाम की तैयारी में कोई कमी और कसर मत छोड़ो।